अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 4 की एक्सरसाइज देखेंगे। तो सबसे पहले एमसीक्यूज देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला कहते हैं अ पार्टिकल इज साइमल्टेनियसली एक्टेड अपॉन बाय टू फोर्सेस, के एक पार्टिकल के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन। नेट फोर्स आप बताएं मुझे। अगर इन दोनों को माइनस करें, 4 में से 3 माइनस करें तो 1 न्यूटन आंसर आएगा। तो मिनिमम 1 हो सकता है, और इन दोनों को अगर प्लस करें तो मैक्सिमम 7 हो सकता है। तो ये रेंज बता रहे हैं कि कम से कम वैल्यू 1 हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा 7 हो सकती है। इसके दरमियान वाली तो कोई भी पॉसिबल। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो 1 से 7 तक आएगा, कि मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 7 है, इसके दरमियान वाली कोई वैल्यू भी पॉसिबल हो सकती है। तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे हमारे पास कहते हैं फोर्स इज मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस, इट्स वाई कंपोनेंट इज अ। फोर्स का वाई कंपोनेंट है ना बच्चे, उसको लिखते हैं एफ वाई लिख देते हैं, ठीक है। फोर्स कंपोनेंट का वो वाई कंपोनेंट पूछ रहा है, तो जहां पे भी वाई होगा उसका मतलब होता है वहां पे साइन थीटा आपने लिखना होता है। तो एफ वाई कंपोनेंट की जो वैल्यू होती है, एफ उसी तरह से आ जाता है, वाई की जगह साइन थीटा आ जाता है। ये हमने टॉपिक में पढ़ा था जब हमने रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर पढ़ा था, उसमें ये फार्मूला हमने एफ वाई पढ़ा था। ये देखें, ये हमने पेज नंबर 85 पे एफ वाई की वैल्यू पढ़ी थी, कि जो उसका वाई कंपोनेंट होता है उसको एफ वाई लिखते हैं, वाई की जगह साइन थीटा आ जाएगा। एंगल वो आपको बता रहा है 60 डिग्री, तो ये मेरे पास आ जाएगा एफ साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बी वाला। आगे कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स का पीछे जो दूसरा नाम होता है वो टॉर्क होता है, वो हमने पढ़ा है। मोमेंट ऑफ फोर्स इज आल्सो कॉल्ड एज ई टॉर्क। आगे कहते हैं टू फोर्सेस F1 एंड F2 आर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी, टॉर्क इज ए टॉर्क है। आपने बताना है बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कब होगी। हम लोगों ने ना कंडीशंस पढ़ी थी इक्विलिब्रियम की, कि अगर कोई बॉडी जो है वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कब होगी, जब उसके ऊपर सारी की सारी फोर्सेस का सम जीरो होगा और सारे के सारे टॉर्क्स का सम जीरो। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन थी, ये सेकेंड कंडीशन थी। अगर कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगा तो ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होना जरूरी है, मतलब फोर्सेस भी जीरो के इक्वल हो और टॉर्क भी जीरो के इक्वल हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं क्या, शॉपकीपर sells his articles by balancing having an unequal arms of the pen if he put the weight in the pen having the shorter arm than the customer। उसका कहने का मतलब ये है कि जो शॉपकीपर है उसके पास एक बैलेंस है जिसमें जो आर्म्स है वो अनइक्वल है, मतलब एक लंबी है और एक आर्म छोटी है। ये बैलेंस नहीं है, ये नीचे है लंबी है, इसका मतलब क्या है, इसका वेट ज्यादा है। कहते हैं अगर शॉपकीपर जो चीज है वो इसके अंदर रख रहा है तो उसको नुकसान होगा, ये फायदा होगा छोटी वाली आर्म वाले में। जी पहले तो ये देखें ना, इसका वेट ज्यादा है, तो पहले तो जो इसमें वो चीज रखेगा, चीज जो रखेगा वो पहले इसको बैलेंस करवाएगा। बैलेंस करवाने तक वो उसको मालूम नहीं कर सकता। उसके बाद जो मजीद रखेगा तो वो उसको मालूम करेगा कि इसमें जितने वो वजन रखता जाएगा, वेट रखता जाएगा, उसके हिसाब से वो बाद वाली वैल्यू मालूम। लेकिन जो पहले उसने चीज इसके अंदर रखी होगी जिसकी वजह से ये बैलेंस हुए होंगे, दोनों इक्वल आए होंगे, वो मालूम नहीं कर सकता। तो उसकी वो वाली चीज तो वेस्ट गई, वो तो एक्स्ट्रा उसने दे दी कस्टमर को। तो हम कहते हैं अगर ऐसे वाला वो वेट बैलेंस इस्तेमाल करेगा जिसके जो आर्म्स हैं वो बैलेंस नहीं होंगे, मतलब एक छोटा होगा, तो वो क्या करेगा, जो उसने पहले रखा होगा इसमें वजन या चीज जो भी रखी होगी वो पहले उसको बैलेंस करवाने के लिए इस्तेमाल होगी, जो कि किसी गिनती में नहीं आएगा, तो हम कहते हैं उसको नुकसान होगा, तो वो लॉस में रहेगा। आगे कहते हैं a man walks on a tightrope, he balances himself by holding a bamboo stick horizontally, it's an application। कहते हैं आप लोगों ने मोस्ट कॉमनली एक देखा होगा कि यूजुअली कोई इस तरह के करतब दिखा रहे होते हैं कि एक रोप के ऊपर, रस्सी के ऊपर कोई पर्सन चल रहा होता है, इसने हाथ में ना इस तरह की एक लकड़ी पकड़ी होती है हॉरिजेंटल। कहते हैं ये क्यों पकड़ता है बच्चे, ये इसने जब पकड़ा होता है, हमने ये बात पढ़ी हुई है हमने कि अगर ये पकड़ेगा तो इसका हर चीज का कोई एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे हमें लग रहा होता है उसका सारे का सारा वजन लायक है। तो जब ये स्टिक पकड़ता है जो हॉरिजॉन्टल होती है, बेसिकली अपने आप को बैलेंस करवा रहा होता है। क्यों? क्योंकि स्टिक का जो सेंटर ऑफ मास है वो दरमियान होता है, इसका भी वेट दरमियान होता है। तो सेंटर ऑफ मास वो यहाँ पे अपने आप को बेसिकली बैलेंस करवाने के लिए, कि अगर यहाँ पे जितनी फोर्स लग रही है दूसरी साइड पे भी उतनी लगे, तो ये बैलेंस करवाने के लिए स्टिक पकड़ रहा होता है। हम कहते हैं वो इसलिए पकड़ता है, ये बेसिकली प्रिंसिपल है मोमेंट्स के, ठीक है। अगला एमसीक्यू है वो देखते हैं। कहते हैं इन स्टेबल इक्विलिब्रियम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी लाइज। हमने ये बात की थी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास क्या होती है, अगर किसी ऑब्जेक्ट की लोएस्ट होगी, जितनी वो नीचे होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहां पे हम कहते हैं किसी ऑब्जेक्ट की सारी ग्रेविटी एक्ट कर रही है।
अगर वो पॉइंट जितना नीचे होगा तो हम कहते हैं वो उतना ज्यादा इक्विलिब्रियम में होगा। पहले हमारे पास बच्चे पता क्या होता था, इस तरह की चेयर्स आती थी कि जिसकी ये वाली जो आर्म्स है या टांगे हैं वो लंबी लंबी होती थी, और ये जल्दी टूट भी जाती थी, ये बैलेंस भी नहीं होती थी, ये गिर भी जाती थी। क्यों? क्योंकि इसकी जो जमीन से हाइट है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो ज्यादा होता था। लेकिन आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना, वो दूसरे वाली चेयर्स का चल रहा है। अभी ट्रेंड ऐसे वाली चेयर्स का चल रहा है जिनकी ये जो आर्म्स है, ये जो टांगे हैं ना, ये छोटी छोटी सी होती है। क्यों? क्योंकि इनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, वो जमीन के पास होता है, तो हम कहते हैं ये ज्यादा बैलेंस्ड रहती है, ये जल्दी गिरती नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जिसका ग्रेविटी का पॉइंट जितना नीचे होता है, जमीन के पास टच कर रहा होता है, वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है। इसके अलावा हम लोगों ने इसमें ना स्पोर्ट्स कार की भी एग्जांपल्स दी हुई हैं। ठीक है, कि उनको भी हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जमीन के साथ टच कर रहा होता है। ये देखिए, हमने कहा था नॉर्मल कार्स की निस्बत ना जो स्पोर्ट्स कार होती है वो जमीन के साथ ज्यादा लगी हुई होती है। क्यों? क्योंकि उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्यादा नीचे रखा जाता है कि इसमें इसके उलटने के चांसेस कम होते हैं। कि उन्होंने स्पीड के साथ चलना होता है, तो जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना नीचे होगा वो अपना हालत में उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। आगे कहते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी, कि वो कहाँ पे लाई करता है। कहते हैं वो लाई विद इन भी कर सकता है, आउटसाइड भी कर सकता है, और सरफेस पे भी कर सकता है। अगर मैं आपको एक शेप दिखाऊं, फिगर दिखाऊं, फॉर एग्जाम्पल ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, इसका सेंटर ऑफ मास बॉल का सेंटर में है, इसका जो मग है वो आगे पीछे है। अगर ये टायर है तो इसका सेंटर ऑफ मास जिस्म के अंदर कोई नहीं है, वो दरमियान में है कहीं, टायर के ऊपर तो नहीं लाई कर रहा। तो सेंटर ऑफ मास कहीं पे भी हो सकता है, मतलब वो पॉइंट जहाँ पे हमें ऐसा लग रहा हो कि इस ऑब्जेक्ट का पूरा मास वजन लाई कर रहा है, तो वो कहीं पे भी पॉसिबल है। वो जरूरी नहीं कि जिस्म के ऊपर ही हो, सरफेस के ऊपर ही हो, वो उससे बाहर भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा कहते हैं सिलेंडर रेस्टिंग ऑन इट्स सेंट्रल बेस इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये हमने इक्विलिब्रियम की टाइप्स पढ़ी थी, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसमें हमने सिलेंडर की टाइप पढ़ी हुई थी, एग्जाम्पल सॉरी। ये देखिए, हमने न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कि अगर ये सिलेंडर है तो जितनी इसकी वेट फोर्स लग रही होती है, वहां पे एक ही मुद्दी लाइन में वेट फोर्स लग रही होती है और नॉर्मल फोर्स लग रही होती है। आप इसको उठा के यहाँ पे ले जाओ, रोटेट करवा के ऊपर ले जाओ, नीचे ले जाओ, ये जो इसकी अमुदी लाइन है जहाँ पे इसकी नॉर्मल फोर्स और ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, वो चेंज नहीं होगी। हम कहते हैं अगर उसकी स्टेट चेंज नहीं हो रही तो वो हमारे पास क्या होगी, न्यूट्रल होगा। तो करेक्ट ऑप्शन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। आगे कहते हैं सेंटीपिटल फोर्स, इसका हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, एम वी स्क्वायर ओवर आर होता है लास्ट टॉपिक में। ठीक है, तो ये फार्मूला इसका करेक्ट ऑप्शन। ये एमसीक्यू से अब शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहते हैं डिफाइन लाइक एंड पैरेलल, लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ये मैंने आपकी डेफिनेशन हाईलाइट करवाई थी, लेकिन स्टिल आप इसको टॉपिक एक्सरसाइज को एज अ होल देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन में दोबारा से मार्क करवा देती हूँ चैप्टर के अंदर से। अच्छा, ये इसका वेरी फर्स्ट टॉपिक है, पेज नंबर 81 के ऊपर। ये पहली दो लाइनें हैं इसकी डेफिनेशन कि अगर फोर्सेस जो वो एक ही डायरेक्शन में अमल कर रही होंगी तो वो पैरेलल होंगी, और अगर डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी तो वो एंटी पैरेलल। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है पैरेलल और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, तो इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, ये फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। आगे शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाट आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर एंड इट्स वैल्यूज। इसका आंसर देख लेते हैं हम टॉपिक में। अच्छा, ये पेज नंबर आपके पास है, पेज नंबर 85। इसका वेरी फर्स्ट पैसेज में ये वाली लाइन है कि फोर्स को रिजॉल्व किया जाता है इसके कंपोनेंट्स में अगर वो कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री एंगल पे हो, तो उसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बोला जाता है। तो ये डेफिनेशन आ जाएगी परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की। इसके साथ आपने इनकी वैल्यूज लिखनी है मुझे। वैल्यूज में आप ये दो फार्मूलाज लिखेंगे, एक एफ वाई इसका कंपोनेंट होता है, एफ वाई होता है एफ कॉस साइन थीटा के इक्वल, एक होता है एफ एक्स, तो इसमें ये आप फार्मूला लिख देंगे एफ कॉस थीटा के। सिर्फ ये वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, आगे शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाट इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इसकी डेफिनेशन में मैं हाईलाइट करवा देती हूँ आपको। ये पेज नंबर 82 के ऊपर बच्चे ये आपके पास बोल्ड हुई है डेफिनेशन के जिसके अलोंग फोर्स एक्ट कर रही होती है, लाइन अलोंग विच द फोर्स एक्ट्स इज कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो ये इसकी डेफिनेशन ये यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है, ये वाला। आगे शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं डिफाइन मोमेंट ऑफ फोर्स, मतलब टॉर्क को डिफाइन करें। मोमेंट ऑफ फोर्स का दूसरा नेम टॉर्क है, और कहते हैं प्रूव करें दैट टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। थीटा एंगल है आर और एफ के दरमियान। तो इसका आंसर देख लेते हैं। पेज नंबर 83 के ऊपर चीज की डेफिनेशन है दिस वन मोमेंट ऑफ फोर्स की, के प्रोडक्ट होता है फोर्स का और मोमेंट आर्म का। इसको एफ क्रॉस एल लिखते हैं। ठीक है, क्रॉस की जगह बच्चे आप साइन थीटा लिख लेते हैं, तो आप इसको लिख लेते हैं एफ एल साइन थीटा। तो ये आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा फोर्स का, डिस्टेंस का, और क्रॉस की जगह आ जाएगा साइन थीटा।
तो इन शार्ट क्रॉस की जगह बच्चे आप साइन थीटा लिख देंगे, एफ भी उसी तरह से आ जाएगा, एल भी उसी तरह से आ जाएगा। साइन थीटा का मतलब होता है बच्चे एफ और एल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। वाई कंपोनेंट का मतलब होता है ना परपेंडिकुलर, तो जहां पे भी साइन का आएगा मतलब वो कौन सा कंपोनेंट होगा, परपेंडिकुलर। आप एफ क्रॉस एल लिख लेंगे, क्रॉस की जगह साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम शो दैट द रिजल्टेंट फोर्सेस इज जीरो बट द रिजल्टेंट टॉर्क इज नॉट जीरो। इसका आंसर मैं आपको डायग्राम से इंडिकेट करवा देती हूँ। अच्छा, ये पेज नंबर 84 की ये स्टार्ट पे डायग्राम ये बनी हुई है 4.9 कि यहाँ पे ये देखें दो फोर्सेस लग रही हैं F1 और F2, दोनों सेम है, इक्वल है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देती है, मतलब हासिल फोर्स कोई नहीं होती है। लेकिन सेंटर से इन फोर्सेस का डिस्टेंस है और ये दोनों डिस्टेंस जो है फोर्स के परपेंडिकुलर भी है। इसका मतलब है इस वजह से, इस फोर्स की वजह से इस सेंटर के अराउंड टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तो इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में घुमाएगी। इसी तरह से ये फोर्स है, ये भी हमारे पास इस सेंटर से किसी डिस्टेंस r1 के ऊपर है और ये डिस्टेंस भी 90 डिग्री एंगल पे है। हमने ये याद रखिएगा टॉर्क के लिए पढ़ा हुआ कि डिस्टेंस ऑफ फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, मतलब दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री हो। तो ये भी फोर्स क्या करेगी, इस सेंटर के गिर्द इस ऑब्जेक्ट को घुमाएगी। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये घूमना शुरू हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ चुप करके ये वाली डायग्राम बना देंगे, ठीक है। आप इसमें ये वाली डायग्राम बना सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं आइडेंटिफाई द स्टेट इन व्हिच केस द फॉलोइंग फिगर गिवन बिलो। क्या आपके पास ये जिस डिफरेंट सिचुएशंस हैं ये बताएं पहले कौन से। ये हमने ना इसमें मुझे टाइप्स पढ़ी थी, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये वाली जो कोन इस तरह से अगर आप इसको रखते हैं तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की थी। स्टेबल इक्विलिब्रियम उसको कहते हैं कि अगर जिस्म को थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करें लेकिन वो जिस्म दोबारा से अपनी वापस आ जाए हालत में। फॉर एग्जाम्पल ये कौन थी, हम अगर इसको थोड़ा सा ऊपर उठाएं एक साइड से और जैसे इसको ऊपर छोड़ेंगे, वहां से छोड़ेंगे तो वो वापस नीचे आ जाएगी, तो इसको हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो मैंने छोड़ा और वो दोबारा से वापस आ गई, तो वो कौन पहले वाली में इसी सिचुएशन में पड़ी हुई है, तो हम कहते हैं वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो ये पहली सिचुएशन है, इसके साथ आप लिख देंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब ये सेकंड में देखिए मुझे अनस्टेबल वो होती है, ये अनस्टेबल में वो होती है कि एक दफा चीज को डिस्टर्ब करें तो वापस ना आए। आप इस गेंद को थोड़ा सा पुश करेंगे तो ये क्या बॉल क्या होगी, ये नीचे नहीं गिर जाएगी, वो वापस से नहीं जाएगी। तो वो जैसे मैंने इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया वो नीचे गिर जाती है, वो अनस्टेबल हो जाती है, तो ये अनस्टेबल की है। ये सिलेंडर वाली की एग्जाम्पल हमने न्यूट्रल में पढ़ी थी। ये देखिए सिलेंडर में हमने न्यूट्रल में पढ़ी थी कि आप क्या करते हैं, अगर ये सिलेंडर को आगे पीछे कहीं पे भी मूव करवाते हैं तो ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे ही रहते हैं। नॉर्मल फोर्स और जो वेट फोर्स है वो एक ही मुद्दी लाइन में रहते हैं, चाहे आप सिलेंडर को इधर ले जाओ चाहे ऊपर ले जाओ। तो ये हमने केस पढ़ा था न्यूट्रल के केस में, ठीक है। तो थर्ड वाला आपके पास आ जाएगा न्यूट्रल में। तो फर्स्ट केस आपके पास स्टेबल है, दूसरा नॉन स्टेबल है और ये आ जाएगा न्यूट्रल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं डिफाइन गिव एन एग्जांपल ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन इक्विलिब्रियम। क्या आपने कोई एग्जांपल देनी है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है लेकिन इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहता है अगर उसके ऊपर नेट फोर्सेस जीरो लगे। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है लॉन्ग स्ट्रेट लाइन तो वो मूव ही करता रहता है अगर उसके ऊपर नेट फोर्सेस जीरो हो, मतलब हासिल फोर्सेस ओवरऑल फोर्सेस का सम जीरो। इसमें जो एग्जाम्पल ली जाती है बच्चे वो पैराट्रूपर की ली जाती है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन भी की थी टॉपिक में, दोबारा से इंडिकेट करवा देती हूँ। ये देखिए ये पैराट्रूपर की एग्जाम्पल है कि जैसे ये पैराट्रूपर है जो हवाई जहाज से छलांग लगाता है तो उसकी वेट फोर्स होती है नीचे की तरफ, वो नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन जैसे ही वो अपना ये पैराट्रूपर ये पैराशूट ओपन करता है तो यहाँ पे जो इस पैराशूट के नीचे की तरफ एयर होती है वो क्या कर रही होती है, एटमॉस्फेयर क्या करता है, इस पैराशूट के ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, ड्रैग फोर्स इसको बोलते हैं। कहते हैं एक पॉइंट ऐसा आता है कि जितनी ऊपर की तरफ फोर्स लग रही होती है, ये एयर लगा रहा होता है ड्रैग फोर्स, उतनी इसकी वेट फोर्स नीचे होती है। इसका मतलब है ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देती हैं, जाहिल कर देती हैं। तो उस पॉइंट पे जिस वेलोसिटी के साथ वो नीचे आ रहा होता है वो उसी वेलोसिटी के साथ मूव करता रहता है, तो हम कहते हैं वो इक्विलिब्रियम की हालत होगी। तो यहाँ पे इसी एग्जांपल को एक्सप्लेन कर रहा है इक्विलिब्रियम को पैराट्रूपर की, वो मूव कर रहा होता है लेकिन वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे आ रहा होता है। क्यों, क्योंकि जहाँ पे इसकी वेट फोर्स और ड्रैग फोर्स एक दूसरे के क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं, ठीक है, बैलेंस हो जाती है। तो यहाँ पे लास्ट लाइन में यही कह रहा है कि जो ग्रेविटी की फोर्स है वो इक्वल हो जाती है जो रेजिस्टेंस होती है एयर की, मतलब जो एयर उसके ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लगा रहा होता है उसको ड्रैग फोर्स भी बोलते हैं। वो दोनों जब इक्वल हो जाती हैं तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे आना शुरू हो जाता है। तो ये इक्विलिब्रियम की एग्जाम्पल है, ठीक है।
आगे वो कह रहा है डिफाइन करें सेंटर ऑफ मास को और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, इसको भी मैंने हाईलाइट करवाया था, वो स्टिल दोबारा देख लेते हैं। अच्छा, ये पेज नंबर 89 के ऊपर पहली लाइन है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहाँ पे ऐसा लग रहा होता है कि जिस्म का सारा वेट जो है वो लाया कर रहा है। तो ये जो बोल्ड हुआ वो करना है। ए पेज नंबर 90 की पहली लाइन है, सेंटर ऑफ मास वो होता है जहाँ पे हमें लग रहा होता है कि ऑब्जेक्ट का सारा मास जो है वो लाया कर रहा है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन जो बोल्ड हुई है सिर्फ आपने ये करनी है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाट आर द टू बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेबिलिटी, के लिए आप किन दो प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो जब आपने टूल्स वगैरह बनाने होते हैं, डिजाइनिंग करने होते हैं या रेसिंग कार्स बनाने होते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि एक तो ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बहुत लो कर देते हो, और दूसरा उसकी बुनियाद या बेस को इन्हांस कर देते हो, बेस बढ़ा देते हो। तो इसकी मैं आंसर पे इंडिकेट करवा देती हूँ। ये पेज नंबर देख लेते हैं, हमारे पास 96 है। 96 का पहला पैसेज है, उसकी लास्ट लाइन है कि हम इम्प्रूव करते हैं स्टेबिलिटी को, आइदर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लो कर देते हैं या फिर बेस को वाइडनिंग कर देते हैं। इसमें एग्जांपल जो है बच्चे वो आप उसी की देते हो, आप स्पोर्ट्स कार्स की देते हो, कि जिसमें इसको थोड़ा कह लें ज़मीन के साथ ये अटैच हुई होती है क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नीचे किया जाता है, और दूसरा ये टायर्स इसके थोड़े बाहर निकाल दिए जाते हैं ओवरऑल इसकी बेस को बढ़ाने के लिए कि इसका एरिया ज़्यादा हो जाए। ठीक है, ये लास्ट लाइन है फर्स्ट पैसेज की, पेज नंबर 96 के ऊपर। ये मैंने आपको इंडिकेट करवा दिया, ये इसका आंसर है यहाँ से लेके यहाँ। ठीक है, आगे कहते हैं हमारे पास हाउ कैन यू प्रूव दैट द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। तो इसको देख लेते हैं। ये हमने मोशन इन ए सर्कल पढ़ा था कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा सर्कल में मूव करता है। कि आप किसी ऑब्जेक्ट को जब सर्कल में घुमाते हो तो आपके पास फोर्स उसको लगा रहे होते हैं टुवर्ड्स द सेंटर, लेकिन किसी भी जगह पे जो उसकी वेलोसिटी होती है वो लॉन्ग दी टेंजेंट होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने वेलोसिटी मालूम करनी है तो वो टेंजेंट होगी, यहाँ पे मालूम करनी है तो वो यहाँ पे करती है, यहाँ पे मालूम करनी है। टेंजेंट क्या होता है, उस पॉइंट पे ना एक सीधी लाइन खींच देते हैं, तो यहाँ पे भी एक सीधी लाइन खींची जाती है। तो हर पॉइंट पे जो फोर्स है और जो वेलोसिटी है बच्चे, ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे होते हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे यही प्रूव किया जा सकता है किसी भी पॉइंट के जो वेलोसिटी है वो लॉन्ग टेंजेंट होती है, और वेलोसिटी और फोर्स के दरमियान एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे यही क्या है कि हमारे पास आप डायरेक्शन कैसे निकालते हो, लॉन्ग टेंजेंट, और ये नोट किया जाता है कि जो फोर्स है वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो इसका आंसर यहाँ से बन सकता है। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन से जिनके आंसर्स मैंने आपको ट्राई किया है कि चैप्टर के अंदर से मार्क करवा दें। स्टिल मुझे कोई पॉइंट मिसिंग हुआ, समझ ना आए तो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।